हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका जो है, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ से ऐसे उनको लग रहा है कि व्यापार घाटा हो रहा है या अमेरिका को घाटा हो रहा है उस व्यापार के दृष्टिकोण से, वहाँ वहाँ पे वो उस तरह की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। और फाइनली सभी देशों पे जहाँ जहाँ से उनका आयात जो है या जहाँ जहाँ से उनका डेफिसिट हो रहा था वहाँ पे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। जैसे आप देखे होंगे कि भारत पे 26% का लगाए हुए हैं टैरिफ, वैसे चाइना में 34% का लगाए हुए हैं। आखिर होता क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ है, और रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसा हुआ क्यों मचा हुआ है? आखिर यह मुख्य रूप से जो टैरिफ लगाया जाता है, यह कारण क्या है? और क्या यह डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उसके अकॉर्डिंग है या उससे अलग है? देखिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि जितने भी ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है वो सभी इंस्टीट्यूशन क्या हो रहे हैं, एक तरह से फेलियर के नज़र में फेलियर की तरफ जा रहे हैं। उसका कारण ये है, चाहे वो यूएन हो गया आपका, चाहे आपका डब्ल्यूएचओ हो गया, चाहे डब्ल्यूटीओ हो गया। डब्ल्यूटीओ के रहते हुए जो गैट था, जीएटीटी था, आपको पता भी है, मार्केस जो संधि हुआ था उसके बाद, मार्केस समझौता के बाद जाके डब्ल्यूटीओ बना, सृजन हुआ उसका 1995 में। तो 1995 में इसीलिए यह बनाया गया था ताकि ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो ग्लोबलाइजेशन में जो अलग अलग कंट्री का कंट्रीब्यूशन है उसमें व्यापार में, उसमें उसको सही से देख रेख करके और तब अच्छे से व्यापार हो। यानी ट्रेड, जो एक तरह से देख कहा जा सकता है कि जो अब जो वर्ल्ड है वो ट्रेड वार की तरफ चल रहा है जब से ये आए हैं तब से। उसका कारण ये है कि देखिए, उस दो तरह से सोचा जा सकता है। एक तो पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे, अगर अमेरिका की तरफ से आप देख रहे हैं तो उधर से देखेंगे तो कोई देश टैरिफ कब लगाता है? अचानक क्या किसी भी जो वस्तु है उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है? तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ के नियम का उल्लंघन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर यह रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या। और दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट कहीं का जैसे बैंक बढ़ाता है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का कोई बैंक है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, और अमेरिका का केंद्रीय बैंक अगर यूएसए का अगर केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, अगर वो क्या कार्य करता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज कर देता है, अगर उस वहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो बढ़ाने से क्या होगा? इंटरेस्ट जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही अनदर कंट्रीज में जितने भी निवेशक होंगे, जितने भी निवेशक होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो कैपिटल फ्लाइट कर जाएंगे। अब कैपिटल फ्लाइट करेंगे कैसे? आखिर क्यों करते हैं कैपिटल फ्लाइट? उसका कारण सीधा और सटीक है, इसलिए कि कैपिटल फ्लाइट करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? जैसे मान लीजिए एक दो कंट्री हैं, यहाँ पे एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी कंट्री है और ये कंट्री है, यहाँ ए कंट्री का जो निवेशक है, जैसे मान लीजिए यूएसए का ही है, और एग्जांपल मैं ए इंडिया का ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर यूएसए का अगर कोई निवेशक है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, वो अपना पैसा जो है लगाया हुआ है एफपीआई में, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। एफपीआई है क्या? एफपीआई जो है, विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेशक होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं। आखिर क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा और सरल यही है कि स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए लगाते हैं ताकि उनको यहाँ से लाभ हो सके, उनको यहाँ से लाभ हो सके। अब लाभ कैसे हो सकता है? जब स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे लगाएंगे। अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट इनको अपने ही कंट्री में मिलने लगे तो फिर ये यहाँ पे क्यों पैसा लगाएंगे, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? सीधी सी बात है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर उनको टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, और अपने देश में अगर लेके जाते हैं तो एक जो आने का खर्च हो गया, टैक्स हो गया, ये भी तो बचत होगी। तो ये भी इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे वस्तुओं का क्या होता है? व्यापार होता है, वस्तु या सेवाओं का। तो व्यापार में होता क्या है? व्यापार में दो चीज़ें होती हैं। एक ही चीज़ सभी देश में तो बनती नहीं है, प्रोडक्शन होता नहीं है, तो इसीलिए दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है क्या? आयात, और एक क्या होता है आपका? निर्यात, ठीक है। तो एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। मतलब आयात का मतलब जो हमारी आवश्यकता है, हम किसी दूसरे देश से क्या कर रहे हैं? उस वस्तु को, उस सेवा को खरीद रहे हैं, ठीक है। और निर्यात का मतलब जो हमारे वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम किसी अन्य देश में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स का है तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा बड़े वे में देखा जा सकता है। तो इसमें होता क्या है
जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो हुआ क्या कि निष्पक्ष रूप से सभी देश क्या करेंगे, आराम से, क्या मतलब सभी देश क्या करेंगे, आयात और निर्यात में कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ की जो वस्तु है अगर इसके पास होती है तो वह वस्तु किसी दूसरे देश में जाके क्या कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है, अब होती क्या है, जैसे अंग्रेजों के शासन काल के समय ही आपने देखा था, होता क्या है कि यह अगर ए देश है और यहाँ से वस्तु जा रही है किसी बी देश में, तो बी देश क्या करता है, दो काम करता है, इस पे टैक्स लगा देगा। ठीक है, मनमानी टैक्स। अब मनमानी टैक्स यानी आयात शुल्क जब लगा देगा तो ये वस्तु ऑलरेडी पहले से क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जब महंगी होगी तो इस बी देश में इसको सेल जब किया जाएगा तो वहाँ की जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होंगी, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने वाली जितनी भी फर्में होंगी, उनसे ये कम्पीट नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपकी वस्तु वहाँ पे जाके बिकेगी नहीं, बिकेगी, सीधी सी बात है, यानी आपकी वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी, बिकेगी भी नहीं। दूसरी चीज कि ऐसे अगर स्वतंत्र इसको छोड़ दिया जाए, और स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो क्या ग्लोबलाइजेशन वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। वैश्वीकरण में जिसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार क्या है, काम करेगा। लेकिन समस्या क्या है यूएसए का, समस्या ये है, उसका तर्क ये है कि उसके डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या अनदर जो कंट्री हैं, उसकी वस्तुएं जब इस इन मार्केट में आ रही हैं तो ये लोग क्या लगा रहे हैं, टेरिफ लगा रहे हैं। टेरिफ का मतलब कि आयात पर जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाता है वो होता है टेरिफ आपका। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के डंपिंग शुल्क भी लगाती हैं अलग अलग कंट्रियां। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए या रोकने के लिए उसके वस्तु को ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब दो वस्तु है, मान लीजिए कि दो प्रकार का सेब है और दोनों सेब ही है, और एक प्रोडक्शन कर रहा है अमेरिका, एक प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया, और दोनों गया वहाँ पे अमेरिका के मार्केट में, और इसमें इंडिया वाला जो है उसका मूल्य कम हो और अमेरिका वाले का मूल्य ज़्यादा है, बिकेगा कौन, इंडिया वाला। तो इंडिया वाला क्या जो है वह मुख्य रूप से वहाँ पे मांग बढ़ जाएगी और यहाँ पे अमेरिका वाले की घट जाएगी, तो उसकी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा, वाला पॉइंट। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि यह जो भारत के जो सेब है उसका मान जो रेट जो है कम हुआ है, जिसके चलते उसके मांग बढ़ा है, क्या इसमें कोई वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी, ऋण या ऐसा कोई प्रावधान करके छूट दी है जिसके चलते वो सस्ता हुआ है, या प्रोडक्शन के चलते सस्ता हुआ है, बात यहाँ पे है। अगर प्रोडक्शन के चलते सस्ता हुआ है तब तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ की सरकार सब्सिडी देके या कुछ ऋण देके तब उसका रेट को कम की है, तो क्या है, ये जानबूझकर किसी दूसरे देश में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता को क्या किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और प्रतिस्पर्धा को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, जानबूझ के करने के प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे यह जो दूसरा देश होता है वो क्या करता है, टेरिफ लगाता है रोकने के लिए या प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार अमेरिका जो है वो भी ये काम किया है कि हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसकी मांग कम है, और अनदर कंट्री से जो आ रहे हैं जो वस्तु हैं उसकी मांग ज़्यादा हो रही है। और इसके पीछे तर्क अमेरिका का है ये कि ये जो वस्तुएं आ रही हैं वहाँ की चूंकि गवर्नमेंट या तो ऋण या तो सब्सिडी के रूप में दे रही है, जिसके चलते हमारे वहाँ आके ये सस्ता हो जा रहा है, और सस्ता होने के कारण हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इसकी मांग ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, टेरिफ लगाएंगे। अब टेरिफ लगाएंगे तो क्या होगा, यह हमारी वस्तुओं का जो मूल्य है उस वस्तु के मूल्य के बराबर ही हो जाएगा, और बराबर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। और प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी तो क्वालिटी का मेजर नहीं रहेगा, जो अच्छी क्वालिटी की होगी उसी को लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो एक तरह से उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण भी होगा। यह तर्क किसका है, अमेरिका का है। दूसरा तर्क ये है अमेरिका का कि चूंकि अमेरिका की वस्तुएं जो अलग कंट्री में जा रही हैं, दूसरी कंट्री में जा रही हैं, तो वहां पे टैक्स लगाया जा रहा है, टेरिफ लगाया जा रहा है जानबूझकर। जानबूझकर टेरिफ लगाने का मतलब ये है कि हाँ वहाँ पे ये वस्तु प्रोडक्शन होके जो है सप्लाई चेन में ज़्यादा मात्रा में पहुँच रही है, लेकिन जानबूझ के इसलिए लगाया जा रहा है ताकि अमेरिका की वस्तु वहाँ पे न बिके। ये मतलब अमेरिका का तर्क है। तो जब वहाँ पे टेरिफ लगा रहे हैं तो हम भी उसके बदले क्या करेंगे, यहाँ पे टेरिफ लगाएंगे ताकि उनकी वस्तुएं हमारे वहाँ यानी अमेरिका में या तो प्रतिस्पर्धा में रहे, नहीं तो न बिके, सीधी बात है। ठीक है, तो उसी के बदले में क्या किया है अमेरिका ने, टेरिफ लगाया है। एक तो ये किस पे लगाया है, भारत पे लगाया है 26%, वैसे अलग अलग कंट्री पे लगाया है, वैसे चाइना पे भी लगाया है। तो चाइना जो है अब भारत लगाएगा कि नहीं लगाएगा देखा जाएगा आगे बात, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत लगाएगा फिर पलट कर। लेकिन चाइना जो है तुरंत कार्रवाई किया, क्या किया,
जैसे ही अमेरिका चाइना पे टेरिफ लगाया, चाइना की वस्तुओं पे, चाइना ने भी क्या किया, 34% का टेरिफ लगा दिया। अब 34% का जो टेरिफ लगाया, अब इससे क्या क्या होगा, जो अमेरिका की वस्तुएं जब वहां पे जाएगी तो होगा क्या, वहां पर भी वो उनको compete करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, या नहीं बिकेगी, सीधी बात है। आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में जब यहाँ की वस्तुएं कपड़े जाते थे ब्रिटिश मार्केट में, तो क्या होता था, टेरिफ लगाए जाते थे, आयात शुल्क बढ़ा दिए जाते थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, एक हो गया एंटी डंपिंग शुल्क लगा के, ठीक है। एक लाइसेंस वगैरह के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो होती है उसको जैसे अलग दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए या रोकने के लिए भी काम करती है, ठीक है। तो एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, जैसे अच्छा WTO एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की छूट देता है। अगर ऐसा मतलब ऐसा अगर हो, ऐसा अगर लगे किसी कंट्री को कि यह जो वस्तु आ रही है हमारे देश में, इस देश से, जैसे किसी देश से हमारे देश में आ रही है, और वह वस्तु ऐसा पता लगे या ऐसा अनुमान हो कि वह वस्तु इसलिए सस्ती हमारे वहाँ है, क्यों, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडी दे रही है या वहाँ पे छूट दे रखी है, ठीक है। या तो सब्सिडी दे रखी है, या छूट दे रखी है, या टैक्स कम कर रखी है, या ऋण दे रखी है, जिसके कारण वो वस्तु हमारे मार्केट में आ रही है तो सस्ती मिल रही है। और सस्ती मिल रही है तो क्या है, हमारे मार्केट में उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डिमांड ज़्यादा होगा, अब जब डिमांड, तो आपको है, आपके दिमाग में चलेगा डिमांड ज़्यादा हो तो क्या होगा भाई, बात यही है कि डिमांड ज़्यादा होगा तो अपने वहाँ का रेमिटेंस वहाँ जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि अपना जो डोमेस्टिक जो कंपनी या फर्म है वो प्रभावित होंगे, उनका सप्लाई चेन प्रभावित होगा। तीसरा चीज़ ये होगा कि जो यहाँ के कंज्यूमर हैं, जब जैसे मोनोपोलीज जहाँ क्रिएट हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर को सीधे जो उपभोक्ता का जो अधिकार होता है उस पर क्या होता है, उसका हनन होता है, ठीक है। तो अगर मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अगर वो कंपटीशन नहीं रहेगा तो उसकी मूल्य सस्ता है, आपके वस्तु का मूल्य महंगा है, तो वो क्या करेगा, कोई भी वस्तु, कोई भी लोग जाएंगे तो किसको खरीदेंगे, सस्ते मूल्य वाले को। जब खरीदेंगे तो मांग उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वही ज़्यादा बिकेगा तो क्वालिटी मेजर जो है फिर समझौता करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी लगाया सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ठीक है। और ब्याज वाला अलग चीज़ है, अगर ब्याज बढ़ गया किसी अलग देश में, जैसे अपने वहाँ ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया केंद्रीय बैंक, तो इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया तो अलग अलग देशों के जो निवेशक होंगे वो यहाँ पे चले आएंगे निवेश करने के लिए एफपीओ में, ठीक है। एफपीआई, हाँ भाई, एफपीआई में, सॉरी, एफपीआई में क्या करेंगे, निवेश करने चले आएंगे, ठीक है। पहले तो अगर वो यही, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीछे, यही अगर अमेरिका क्या करे, ऐसा काम करे, वहाँ की केंद्रीय बैंक अगर इंटरेस्ट बढ़ा दे तो यहाँ के निवेशक जो है फ्लाइट करके वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही भी है, एफपीआई में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि आसानी से क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक। तो इसी पे था मुख्य रूप से। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो चीन ने ट्रम्प के व्यापार पर क्या किया है, 34% टैरिफ लगा दिया है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि यह ट्रेड वार भी चल रहा है, और क्या कर रहा है WTO, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टैरिफ क्या है, एक ऐसा कर है, ऐसा टैक्स है जो सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने, घरेलू उद्योग की, अब इससे क्या होता है, टैक्स बढ़ाने से एक चीज़ और होता है, रेवेन्यू इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, आयात कर लगाने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आयातित वस्तुओं को सेवाओं पे लगाया जाता है। टैरिफ कई प्रकार के होते हैं, विशिष्ट टैरिफ हो गया, या मूल्य अनुसार टैरिफ हो गया, ठीक है। इवन राजस्व सृजन के संदर्भ में हो गया, संरक्षणवाद के संदर्भ में हो गया, प्रतिशोध बदला लेने के। तो ये जो लगाया गया रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब आपने अगर मेरी वस्तु के ऊपर लगाया है तो ठीक अनुपातिक रूप में हम भी आपके वस्तु पे उतना क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, उसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। है समझ में। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ ही होता है, ठीक, अनुपातिक रूप में। तो रणनीतिक प्रभाव हो गया, ये सारी चीज़ें हैं मुख्य रूप से। गैर टैरिफ बाधाएं, एनटीबी, मतलब इसके मतलब टैरिफ के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट अगर चाहे तो व्यापार पर बाधाएं लगा सकते हैं, जैसे कोटा निर्धारित करना, लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें, एंटी डंपिंग उपाय जो मैंने अभी बताया, ये सब पर गए। प्रतिबंध क्या होता है, टैरिफ व्यापक प्रतिबंध व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, जिनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक या सुरक्षा कारणों में से देशों पर दबाव डालना, जैसे ईरान और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो टैरिफ का विनियमन कौन करता है, WTO, ये हम लोगों ने देखा ही। अब विवाद का समाधान अगर करना होगा तो WTO के अंदर जाना पड़ेगा, और WTO क्या जाना पड़ेगा, सब देख रहा है, ठीक है। वही धृतराष्ट्र जो है महाभारत का बना हुआ है, और पूरा देख रहा है, पूरा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसकी यही हालत है इस समय,
चाहे वो आपका यूएनएचआरसी हो गया, चाहे वो आपका जो है यूएन हो गया इवन, या फिर से डब्ल्यूएचओ के आप देखें कोरोना में चाइना से रिपोर्ट मांगते रह गया, नहीं दिया। डब्ल्यूटीओ हो गया। तो ये सभी के सभी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, बाकी कुछ है नहीं इनका। ठीक है, बस एक नाम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। हाँ, इसमें संशोधन रेगुलेशन, अगर रेगुलेशन की अगर बात किया जाए तो रेगुलेशन भी नहीं होने देंगे इसमें। नहीं, रेगुलेशन इनको भी इनको पसंद नहीं है। इसमें बस बोलबाला होना चाहिए विकासशील कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हीं का, बाकी डेवलपिंग कंट्री का नहीं होना चाहिए। जो रूल और रेगुलेशन लगेगा वो डेवलपिंग कंट्री के लिए लगेगा, डेवलप्ड कंट्री के लिए नहीं लगेगा। ऐसा सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुख्य इसमें बाधाएं आ रही हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।